बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ANN की लाइव नशरियात में आप सभी का खैर मकदम है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़ास मुलाकात। आज की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है फ़ारूक अहमद डार साहब, जो कि कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के चेयरमैन हैं। फ़ारूक साहब, प्रोग्राम में आपका हम खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया जनाब। जी फ़ारूक साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूँकि ये कश्मीर इकनॉमिक अलायंस जो है, ये होता क्या है और किन किन चीज़ों को ये देखता है। एक्चुअली कश्मीर इकनॉमिक अलायंस बहुत बड़ा प्लेटफार्म है कश्मीर में, हर एक सेक्टर को ये देखता है। ख़ासकर जो इकानमी यहाँ पर कमज़ोर है हमारी कश्मीर की, ख़ासकर उसके लिए वजूद में आया कश्मीर इकनॉमिक अलायंस, क्योंकि किस तरह जो हमारी कमज़ोर इकानमी है कश्मीर में पिछले 30 सालों से चल रही है, इसको हम किस तरह मजबूत बनाएंगे। इसीलिए कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का वजूद में आया है। बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, इसकी एफिलिएशन बहुत बड़ी है। चाहे यहाँ के हाउस बोट वाले हो, इसके साथ एफिलिएटेड है, शिकारा हो, टूरिज़म हो, गुड्स ट्रांसपोर्ट हो, ठेकेदार है इसके साथ एफिलिएटेड, मटन डीलर्स है इसके साथ एफिलिएटेड। बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। इसका काम ही यही है, यहाँ की इकनॉमी को देखना है, इन सेक्टरों को देखना है, ताकि यहाँ की इकनॉमी मजबूत से मजबूत हो जाएगी। कश्मीर की इकनॉमी, यही ड्यूटी है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की। इसीलिए इस कश्मीर इकनॉमिक अलायंस को हमने वजूद में लाया, यही जानकर, क्योंकि यहाँ की इकनॉमी जो पिछले 3 सालों से कमज़ोर पड़ी हुई है, उसको हम मजबूत करने की कोशिश करेंगे कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की तरफ से। गर्ज हम ये कह सकते हैं कि जो कि ये कश्मीर इकनॉमिक अलायंस है, इसमें ट्रेड से वाबस्ता जो भी तबके हैं वो इसमें आते हैं, इस ज़ुमरे में आते हैं। तो मज़ीद आपसे जानना चाहूँगा फ़ारूक साहब, चूँकि अगर हम बात करें कोविड-19 की, मुसलसल 3 सालों से अगर हम देखें, यहाँ का जो कारोबार है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ। अगरचे हम बात करें किसी भी वजह से यहाँ पर लॉकडाउन अब 3 सालों से बदस्तूर यहाँ पर जारी व सारी है। अगरचे अब इसमें किसी हद तक जो है राहत दी गई। आपसे जानना चाहेंगे, जो ये लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से हुआ, जो यहाँ का ट्रेडर है, आम ट्रेडर है, चाहे हम बात करें दुकानदार की या फिर जो यहाँ टूरिज़म से वाबस्ता लोग हैं या ट्रांसपोर्टर्स है, हमारे जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या पैसेंजर व्हीकल्स जो चलाते हैं, कितना खसारा हुआ, कितने असरअंदाज हुए इससे लोग। एक्चुअली जो 2019 का जो लॉकडाउन रहा, क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से 8 महीने का लॉकडाउन था वो, उसके बाद हमारा बिज़नेस ओपन हुआ जनवरी में। उसके बाद हमने संभलने की कोशिश की, कोविड-19 का मसला आया, उसके बाद फिर लॉकडाउन हुआ 2019 में, 2020 में भी लॉकडाउन रहा, ये 2021 चल रहा है, इस वक्त भी लॉकडाउन चल रहा है, कंटिन्यू लॉकडाउन रहा है पिछले 3 सालों से। जो हमने कैलकुलेशन की बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से, कितना लॉस हुआ बिज़नेस सेक्टर को, यहाँ पर टूरिज़म सेक्टर को, चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर है हमारा, जितने भी सेक्टर है हमारे जो एफिलिएटेड है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के साथ, जो हमने कैलकुलेशन की, कम से कम 50,000 करोड़ के करीब लॉस है इस वक्त पिछले 3 सालों में जो यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी को हुआ। कोविड की वजह से, 2019 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, 50,000 करोड़ के करीब अभी तक हमारा लॉस चल रहा है मुख्तलिफ सेक्टरों में। जो भी सेक्टर है यहाँ पर बिज़नेस के हवाले से, हर एक सेक्टर यहाँ पर असरअंदाज हुआ पिछले 3 सालों से, ये उसकी हमने कैलकुलेशन किया। जी फ़ारूक साहब, जो 50,000 करोड़ की आप बात करेंगे, इनमें से अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा कौन सा वो तबका है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। सबसे जो हमने कैलकुलेशन की, यहाँ पर जो हमारा छोटा दुकानदार है वो असरअंदाज हुआ सबसे ज़्यादा। जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है सबसे ज़्यादा वो असरअंदाज हुआ। उसके साथ साथ जो हमारे शिकारे वाले हैं वो असरअंदाज हुआ। कम से कम 3-4 तबके ज़्यादा असरअंदाज हुए इस लॉकडाउन के हवाले से, जिनको ज़्यादा लॉस हुआ पिछले 3 सालों से। फ़ारूक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि पिछले दिनों एक मीडिया से बात करते हुए आपने कहा कि जो इन दिनों जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया है, उनकी तरफ से नए नए टेंडर्स जो है वो जारी किए जाते हैं। उस पर आपने एतराज़ जताया था कि जो पिछला बकाया रकम है आपका गवर्नमेंट के पास, उससे पहले रिलीज़ करना चाहिए था, तभी जाके जो ये टेंडर्स इजरा किए जाते हैं इन पे काम होना चाहिए था। आपसे जानना चाहेंगे कि जो रकूमत आपकी है इस वक्त गवर्नमेंट के पास, वो क्या है और कितना है वो।
कम से कम 600 करोड़ करीब हमारा इस वक्त जो आउटस्टैंडिंग है स्टेट गवर्नमेंट के पास है। पिछले 4 सालों से आए रोज़ हम चाहे प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, या हमने रिप्रेजेंटेशन, बहुत से रिप्रेजेंटेशन दिया हमने सिविल गवर्नमेंट को भी, एलजी सरकार को, जो हमारे 600 करोड़ है पिछले 3 सालों से बकाया चाहे हमारा, आप उस पैसे को रिलीज़ कीजिए। मगर मेरे ख्याल से सरकार यहाँ की टस से मस नहीं हो रही उसके हवाले से, क्योंकि ये डेवलपमेंट के खा है। हर एक यहाँ की सरकार भी चाहती है यहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए, तभी यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगी जब डेवलपमेंट करने वाले लोग फाइनेंशियली मजबूत हो गए। वो हमारा ठेकेदार होता है, चाहे उस तभी वो टेंडर पार्टिसिपेशन में जाएगा जब उसके पास पैसा होगा, तभी वो काम में जाएगा, डेवलपमेंट में जाएगा जब उसके पास पैसा होगा। हमने यही कहा था उनको, ये टेंडर निकालने से पहले हम भी चाहते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए, टेंडर निकलना चाहिए, काम होना चाहिए यहाँ पर। हमने यही ऑप्शन रखी थी यहाँ की एलजी सरकार को, पहले ये टेंडर मत निकालिए, पहले बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान मत कीजिए आप, पहला जो हमारा पिछले आप बकाया जा है कम से कम 600 करोड़ के करीब, आप उसको रिलीज़ कीजिए, तभी ये टेंडर निकालिए आप, ताकि जो हमारा ठेकेदार है वो जो फाइनेंशियली इस वक्त कमज़ोर है, जो टेंडर पार्टिसिपेशन में नहीं जा सकता है, जो डेवलपमेंट के पार्टिसिपेशन में नहीं जा सकता है, वो पैसा रिलीज़ हो जाएगा, वो हर एक पार्टिसिपेशन में आएगा, टेंडर में भी आएगा, वो डेवलपमेंट में भी आएगा, वो डेवलपमेंट भी यहाँ पर रफ्तार पकड़ेगी। मगर मेरे ख्याल से सरकार का जो अभी रवैया है सरकार की तरफ से, मेरे ख्याल से सही अप्रोच नहीं है अभी तक सरकार की तरफ से। जो हमारा पैसा रिलीज़ होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ। सरकार ने उल्टा टेंडर निकालने, बड़े प्रोजेक्ट के ऐलान किए सरकार ने, टेंडर निकालने के ऐलान किए सरकार ने। मेरे ख्याल से मायूस कुन कार्रवाई है सरकार की तरफ से। उसके साथ साथ जो हमारे ठेकेदार साहिबान हैं वो भी मायूस है इस चीज़ से, क्योंकि हमारा पैसा रिलीज़ नहीं किया गया, यहाँ से सरकार टेंडर निकालते हैं। जी फारूक साहब, जानना चाहेंगे जो ये 600 करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं, वजाहतन जानना चाहेंगे कि ये किन लोगों का पैसा है और कौन कौन से ऐसे लोग हैं, किन शोबों से वाबस्ता लोग हैं जो जिनका ये पैसा है? ये हमारे छोटे ठेकेदार है बेचारे, जो 10 लाख का 20 लाख का काम करता है, जिनका बैंक का लोन बकाया अभी, उसमें बैंक में भी इंटरेस्ट इनको चढ़ता है, ये वही पैसा है ये। क्योंकि जो सिविल गवर्नमेंट थी हमारी, जो हमारे एमएलए साहिबान थे, मिनिस्टर साहिबान थे, उन लोगों ने उस वक्त आर्डर सर्कुलेट किए अपनी तरफ से यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को, चीफ इंजीनियरों को, वार फुटिंग बेस पे हमारे ठेकेदारों ने काम किया। आपको याद होगा सर, जो बड़ा डिजास्टर आया यहाँ पर कश्मीर में 2014 के हवाले से, यहाँ की सरकार उस टाइम बेबस थी। यहाँ पर न सड़कें रेस्टोर थे उस टाइम, ना हमारा पुल रेस्टोर था उस टाइम, ना हमारी वाटर सप्लाई स्कीमें जितनी भी थी वो बैठी हुई थी उस टाइम। हमारे ठेकेदारों ने 24 आवर्स काम करके वार फुटिंग बेस पर हर एक चीज़ को यहाँ के ठेकेदार ने रेस्टोर किया। चाहे यहाँ की सड़क थी उसको रेस्टोर किया, वाटर सप्लाई स्कीमों को रेस्टोर किया, उसके साथ साथ जो हमारे पुल थे उसको रेस्टोर किया हमारे ठेकेदारों ने। आप देखिए, जो सेक्रेटरीट उस वक्त रेस्टोर नहीं था, जहाँ पर हमारा चीफ मिनिस्टर बैठता है स्टेट का, वो सेक्रेटरीट के अंदर नहीं जा सकता था उस टाइम। हमारे ठेकेदारों ने मेहनत करके उसको भी रेस्टोर किया, वो पैसा भी हमारा बांधे। ये छोटे ठेकेदार, गरीब ठेकेदार है हमारे, जिनका ये बेचारों का पैसा है, मगर यहाँ की सरकार अभी तैयार नहीं इस चीज़ के लिए पैसा हम छोड़ेंगे, क्योंकि बड़ा अड़चन था इसको। मेरे ख्याल से जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, मेरे ख्याल से यहाँ की ब्यूरोक्रेसी तैयार नहीं है काम करने के लिए। हाँ, एलजी चाहता है यहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो एलजी साहब का एक पैटर्न है काम करने का, मेरे ख्याल से अच्छा पैटर्न है एलजी का अपनी तरीके से। अगर जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है मेरे ख्याल से हावी है एलजी सरकार पर, वरना इंटरेस्ट है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, ये पैसा रिलीज़ होना चाहिए। ये गरीब लोगों का पैसा है, छोटे ठेकेदारों का पैसा है, जिन लोगों ने बैंकों से लोन हासिल किया वो बेचारे डिफ़ॉल्टर भी हुए वो ठेकेदार हमारे। उसके साथ साथ उनका दिमागी तवाज़ुन भी अब कमज़ोर हुआ बेचारों का, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से उनका पैसा बंद है, उनके बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, उनकी फैमिलियाँ सफ़र कर रही है इस चीज़ की वजह से। मेरे ख्याल से अभी तक सरकार तैयार नहीं है, मगर आपकी वसादत से मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, एलजी साहब को, आप ये पैसा रिलीज़ कीजिए। हाँ, अगर आप चाहते हो यहाँ पर डेवलपमेंट का ख्वाब शर्मंद ताबीर होना चाहिए, फिर एलजी साहब को ये पैसा छोड़ना चाहिए। यहाँ की डेवलपमेंट भी वार फुटिंग बेस पे हो जाएगी, यहाँ की टेंडर पार्टिसिपेशन भी अच्छी हो जाएगी। जी फारूक साहब, जो ये 2014 की आपने बात की, सैलाब से जो नुकसान यहाँ पर हुआ, सड़कें
ख़राब हुई, या अगर हम कहेंगे ब्रिज जो पुल होते हैं वो ख़राब, सेक्रेटरीट की आपने बात की, इस हवाले से जो मालूमात मेरे पास है आप मुझे दुरुस्त भी कर सकते हैं। बताया जाता है गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से कि जो उस वक्त ठेकेदारों ने काम किया और जो उस वक्त की सरकार थी उन्होंने वो काम दिया था, लेकिन पैसे उनके पास नहीं थे। तो इस सूरत में जो ठेकेदार साहिबान हैं हमारे, उनको वो काम नहीं करना चाहिए था। उधारी पे अगर हम कहते हैं कि करते थे काम, फिर गवर्नमेंट आपको वो बाद में देती भी थी। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? एक्चुअली देखिए, ठेकेदार ये नहीं देखता है सरकार कौन है, सरकार के पास पैसा है। ठेकेदार इंसानी बुनियाद पे इस काम को अंजाम देता है, क्योंकि अगर किसी जगह सड़क ख़राब होती है वहाँ पर इंसानी चलते ये सड़क ठीक होना चाहिए। ठेकेदार चेयर पे भरोसा करता है। ठेकेदार आज हमारी एलजी सरकार है, इस एलजी सरकार पे ठेकेदार भरोसा करता है, इस हवाले से ठेकेदार काम करता है। क्योंकि कल दूसरी हुकूमत आएगी, कल वो हुकूमत कहेगी हमें नहीं, एलजी साहब के पास पैसा नहीं था, आपको काम नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हम किसी जगह भी सरकार को नहीं चैलेंज कर सकते, हम ये काम नहीं करेंगे। जो भी सरकार होगी किसी भी टाइम सरकार का ऑर्डर होगा, हमें वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना है। अब हमें देखना है सिचुएशन क्या है इस टाइम। जो सैलाब की सिचुएशन उस टाइम थी, मेरा ख्याल से इंसानी बुनियाद पर इंसानियत दिमाग भी हमारा ये कह रहा था, हम उसको वापस जवाब नहीं ये दे सकता, हम ये काम नहीं करेंगे। इंसानी बुनियाद पे हमें वो काम करना था उस टाइम, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिज़ास्टर था उस टाइम। क्योंकि सरकार के पास, सही बात है आपकी, उतना पैसा नहीं था उस टाइम सरकार के पास। आप देखिए वो कैबिनेट में भी वो पास हुआ, उस टाइम 40,000 करोड़ के करीब पैकेज मांगा गया दिल्ली सरकार को। उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट ने, उतना पैसा सरकार के पास नहीं था, मगर एक्सपेक्टेशन थी सरकार को SDRF में हमारा पैसा आएगा, जो अदर स्टेटों को मदद होता है दिल्ली सरकार की तरफ से, हमारे स्टेट को भी मदद हो जाएगा, उसके बाद हमें पैसा रिलीज़ करेगा। मगर जो एक्सपेक्टेशन थी स्टेट सरकार को फंड्सों के हवाले से, वो वहाँ से पैसा रिलीज़ उतना नहीं हुआ। नतीजा यही निकला, अभी तक वो सरकार ने भी उस टाइम वो पैसा रिलीज़ नहीं किया, और उसके साथ साथ इस सरकार ने भी अभी तक पैसा रिलीज़ नहीं किया। पैसा तो अब एक क्लियर होता था, मगर जो अड़चनें लगाई जाई थी फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, उस टाइम आप लोगों ने टेंडर क्यों नहीं किया? मगर अथॉरिटी है उस टाइम, जो चीफ इंजीनियर साहिबान हमारे थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जितने हमारे थे, उनकी अथॉरिटी थी, बाज़ाब्ता अथॉरिटी थी हमारे ठेकेदारों के पास, मगर उस टाइम टेंडर निकालने का टाइम नहीं था, दरहम बरहम था हर एक चीज़। लिहाजा करके सही बात है, सरकार के पास पैसा नहीं था उस टाइम, बहुत बड़ा डिज़ास्टर था उस टाइम। मेरे ख्याल से उत्तराखंड से बड़ा डिज़ास्टर था कश्मीर का डिज़ास्टर। मेरे ख्याल से उस कैपेसिटी में नहीं थी उस टाइम की सरकार, उसके पास उतना पैसा होता था। उस टाइम हमें बात हुई थी, उस टाइम का चीफ मिनिस्टर था उमर अब्दुल्ला साहब, उसने उस टाइम का 700 करोड़ मेरे पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट में पैसा था चीफ मिनिस्टर के हेड में, वो हमने 350 करोड़ जम्मू को दिया, 350 करोड़ हमने कश्मीर को दिया। हमें वो मीटिंग भी अभी भी याद है। और उसके बाद एक्सपेक्टेशन थी दिल्ली सरकार पर, दिल्ली सरकार पैसा छोड़ेगी। मेरे ख्याल से उतना जो एक्सपेक्टेशन थी उतना पैसा वहाँ से नहीं आया। तो अभी की अगर हम बात करते हैं, चूँकि जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया इस वक्त है, इस वक्त जो टेंडर्स इजरा किए जाते हैं, चाहे वो सड़कों के हवाले से हो या दूसरे जो डेवलपमेंट काम होते हैं यहाँ पर, उस हवाले से हो, इस वक्त किस तरह से डीलिंग होती है आपकी गवर्नमेंट के साथ? टेंडर पार्टिसिपेशन में हम जाते हैं, क्योंकि लोगों की परेशानी होती है बेचारों की, किसी के पास पानी नहीं है। आप रोज़ ये हाल देख रहे हो, आप जर्नलिज्म में हो सर, आप देख रहे हो पानी के लिए लोग बाहर आते, सड़कों के लिए बाहर आते, पावर के लिए बाहर आते, पुलों के लिए बाहर आते लोग। लिहाजा करके वो मद्देनज़र रखते हुए एज इंसानियत, हम इंसानियत के तरीके से भी काम में जाते हैं, और उसके साथ साथ हमारा ये अटेंशन रहता है, क्योंकि हम कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर में डेवलपमेंट होनी चाहिए। पहले हम यहाँ के बाशिंदे हैं, बाद में हमारा बिज़नेस क्या है, मगर वो मद्देनज़र रखते हुए भी हम जाते हैं उसमें। मगर उसके बाद भी आज भी हमें यही लग रहा है, सरकार के पास उतना पैसा नहीं है जितना पैसा सरकार के पास होना चाहिए डेवलपमेंट के हवाले से। अभी तक वो नज़र नहीं आ रहा है। काम तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जो काम का रफ्तार होना चाहिए उस तरीके से काम का रफ्तार। अब जितना भी काम आपको दिया जाता है इस वक्त, तो उसकी जो पेमेंट वगैरह है वो किस तरह से दी जाती है? जो पुराना तरीका था, पुरानी जो सरकारें यहाँ पर थी, वही तरीका है या उसमें कुछ तब्दीली आई है? एक तरीका मेरे ख्याल से तब्दीली तो नहीं आई, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी वही थी, जो ब्यूरोक्रेसी वही है जो पुरानी सरकारों में थी। इस सरकार में भी वही ब्यूरोक्रेसी है, कोई चेंज नहीं आया उसके हवाले से।
پیمنٹ کا جو پیٹرن ہے اسی طریقے سے پیمنٹ کا پیٹرن ہے، کیونکہ میرا خیال سے اس وقت زیادہ مشکلات آ رہے ہیں پیمنٹ کے حوالے سے. ہر ایک چیز ہوتا ہے ہمارے پاس، چاہے ایگریمنٹ ہو، چاہے ٹینڈر ہو، چاہے ایسٹیمیٹ سینکشن ہو، چاہے اے اکارڈ ہو، ہر ایک چیز ہوتا ہے ہمارے ٹھیکیدار کے پاس اس وقت. کیونکہ جب سے یہ رول نکل گیا، یہ اکارڈ ہونی چاہے، ایگریمنٹ ہونا چاہے، ایسٹیمیٹ سینکشن ہونا چاہے، پیپر ورک جو ہماری ہوتی ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. مگر میرے خیال سے پچھلے طریقہ جو تھا اس میں آسانی ہوتی تھی ہمیں پیمنٹ کے حوالے سے، مگر وہ تو اس وقت جو طریقہ ہے یہ فاروق صاحب، اگرچہ ہم بات کریں، ہر کوئی یہ فریاد کرتا ہے کہ جو بیوروکریسی ہے یہاں پر، جو بیوروکریٹس ہے یہاں پر، وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کس طریقہ کام ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہو رہا ہے؟ ایکچولی دیکھیں سر، یہ جن کے پاس پاور آتا ہے میرے خیال سے اس پاور کا احترام کرنا چاہیے. اچھی بات ہے ہر ایک کے پاس پاور ہونا چاہیے. اس سے پہلے کیبنٹ منسٹر کے پاس یہ پاور ہوتا تھا، آج یہ کیبنٹ منسٹر کے بعد ٹرانسفر ہوا بیوروکریسی کے سائڈ سے. مگر اس پاور کا ریسپیکٹ کرنا چاہیے بیوروکریسی کو. کوئی ڈسپوزل ہونا چاہے، کام پہ ایکشن ہونا چاہے، میرے خیال سے تبھی یہاں کی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. وہ نہیں میرے آفس میں فائل آئی میں اس کو ڈیٹین کروں گا 10 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، 5 دن کے لیے. میرے خیال سے یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. بدقسمتی کی بات ہے ایک ڈپارٹمنٹ میں کے ایس آفیسر صاحب ہے، وہ فائنانس کے سائڈ سے ہے. ہم نے وہاں کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو کمپلینٹ کی اس کے بارے میں. میں نے کہا یہ صحیح بندہ نہیں ہے، کرپشن کر رہا ہے یہاں پر. صحیح تھا، کوئی ایلیگیشن نہیں تھے اس پر. جی فاروق صاحب، کرپشن کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو بیوروکریٹس ہے یہاں پر، جو اعلیٰ عہدوں پہ اس وقت بیٹھے ہوئے، وہ جو جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کے حوالے سے پیسہ مانگا جاتا ہے تبھی جا کے جو فائلز ہے انہیں آگے لیا جاتا ہے، یا پیمنٹ کے حوالے سے اسے ریلیز کیا جاتا ہے، تو یہ معاملہ کیا ہے یہ آپ ہمیں بتائیے. ایکچولی وہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کو میں کہوں گا بہت سے اچھے آفیسر ہیں یہاں پر جے اینڈ کے میں، بہت سے اچھے بیوروکریٹ ہیں جے اینڈ کے میں جن لوگوں نے کام کیا یہاں پر. مگر اس کے بغیر کچھ لوگ ہیں جو سسٹم کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال سے وہ لوگ ابھی بھی اسی پیٹرن سے چل رہے ہیں، پہلے پیسہ ہونا چاہیے بعد میں یہ کام ہوگا. میرے خیال سے ان پہ ایکشن ہونی چاہیے. اسی کے حوالے سے ایک آفیسر صاحبان کے ساتھ ہم نے بات کی. ہم نے کہا ایک آفیسر ہے یہاں پر، یہ کرپٹ ہے، اس کو آپ نکالیں، ہمیں ریٹن پروف دیجیے. آپ پروف ہے ہمارے پاس، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے. ہم زیادہ شہری ایک کشمیر کے، ہمارا سماج میں ایک عزت ہے، ہم جھوٹ نہیں کہے گا. مگر ابھی تک بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا اس پر. کچھ لوگ وہ بھی ہے، بہت سے لوگ اچھے بھی ہے بیوروکریسی میں، جو اچھے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں یہاں پر ڈیولپمنٹ ہونی چاہے، جو کرپشن کے خلاف ہے، وہ لوگ بھی ہے یہاں پر ہمارے جے اینڈ کے اسٹیٹ میں. میرے خیال سے بہت سے اچھے لوگ ہیں، مگر بہت سے کچھ گنے چنے لوگ وہ بھی ہے جو کرپشن کے بغیر کام نہیں. جی فاروق صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ کافی عرصے سے آپ اس کے ساتھ وابستہ ہے، کنسٹرکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یا دیگر معاملات کے اگر حوالے سے بات کریں، جو یہاں پر پہلے سرکاری ہوا کرتی تھی جنہیں کہ لوگ چنتے تھے، لوگوں کی چنندہ سرکاری جو ہوتی تھی، کیا آپ کو لگتا ہے اس وقت کام جو ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اگر ہم سڑکوں کے حوالے سے بات کریں یا دیگر جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں، کیا اس وقت زیادہ شدت سے ہوتے تھے، یا جو ہماری اس وقت کی لیفٹیننٹ گورنر سرکار ہے اس وقت ہو رہی ہے؟ ایکچولی میرے خیال سے اس وقت کی سرکاروں نے بھی کوشش کی کام کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ہم نے بہت نزدیک سے دیکھا اس ڈیولپمنٹ کو، اس بجٹ کو. بہت سے سرکاروں نے کام کیا اس ٹائم، کیونکہ اچھا کام کیا. مگر بدقسمتی کی بات تھی اس ٹائم، وہاں سے جو ایلوکیشن ہماری آ رہی تھی اسٹیٹ کے لیے دلی سرکار کی طرف سے، اس پیسے کو لیٹ چھوڑ دیا تھا. وہاں سے ڈیلے ہوتا تھا پیسوں کے حوالے سے، ایلوکیشن کے حوالے سے. ہمارا پیسہ اتنا پورا یوٹیلائز نہیں ہوتا تھا اس ٹائم. مگر چاہت تھی اس سرکار کو بھی یہاں پر کام ہونا چاہیے، ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے. پھر بھی ان لوگوں نے کوشش کی کام کے حوالے سے. ان لوگوں نے بھی رزلٹ میرے خیال سے ٹھیک ہی دکھایا. اتنا اچھا رزلٹ ان کا بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی ٹھیک تھا ان کا رزلٹ جو ان لوگوں نے ڈیولپمنٹ کی. اب رہی بات ایل جی سرکار کی طرف سے جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام ہوا، ایل جی بھی چاہتا ہے، خود جو ذاتی ایل جی ہے وہ چاہتا ہے یہاں پر کام ہونا چاہیے، کیونکہ انٹرسٹ ہے کام کے حوالے سے. یہ 5 بار ایم پی بھی رہا یو پی میں،
اس کا ایک ریکارڈ میں نے سنا ہے، کیونکہ اس کا پیسہ کبھی لیپس نہیں ہوتا تھا یہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سیریسلی. مگر جو اس کا ٹیم ہونا چاہے ایل جی صاحب کو اپنی طرف سے جو اس کام کو انجام دے گا، جو سو ایلوکیشن کے حوالے سے یوٹیلائز کرے گا ایلوکیشن کو، میرے خیال سے وہ ٹیم اچھا ہونا چاہے جو وہ کام کر سکتا ہے. پھر بھی ارچنے ہیں ابھی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، جو ایکسپیکٹیشن تھی اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. یہ بات کرتے ہیں اب جو کووڈ-19 کی وجہ سے آپ جو بتا رہے تھے کہ 50,000 کروڑ کا نقصان جو ہے یہاں پر ہوا ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کس طرح سے جو یہ خسارہ ابھی ہوا ہے یہاں پر، اگر ہم پورے یہ جموں کشمیر کی بات کر رہے ہیں یا پورے کشمیر؟ جی، تو کس طرح سے اس جو یہ خسارہ ہوا ہے اس سے واپس نکلا جا سکتا ہے؟ میری بہت بڑا لاس ہے. میرے خیال سے جب تک سرکار کا سپورٹ نہیں اس لاس کے حوالے سے ہوگا، تب تک میرے خیال سے اس لاس سے ریکوری نہیں ہو جائے گی. نہ ہمارا بزنس مین اس سے باہر آئے گا، نہ ہمارا ٹرانسپورٹ سیکٹر اس سے باہر آئے گا، نہ ہمارا ٹورزم سیکٹر اس سے باہر آئے گا. میرے خیال سے سرکار کو ایک پہل کرنی چاہے ایک بڑے پیکیج کے حوالے سے. میرے خیال سے اس چیز سے لگ رہا ہے جو مالی بحران چل رہا ہے اس وقت پورے JNK میں بزنس مینوں کے حوالے سے، میرے خیال سے اس بحران سے ہم باہر آئے گی. مگر شرط یہ ہے سرکار کا اس میں مدد ہونا چاہیے، تبھی ہم اس سے باہر آئیں گے. ورنہ میرے خیال سے باہر آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس مالی بحران کے حوالے سے. پچھلے 10 سال تک میرے خیال سے اس سے ہم باہر آئیں گے. اتنا بڑا مالی بحران ہے کشمیر میں اور جموں میں بھی. آپ نے مالی بحران کے حوالے سے بات کی، جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کا مالی بحران ہے جو اس وقت یہاں کے، اگر ہم ٹریڈرز کی بات کریں یا ٹورزم سے وابستہ لوگ جو ہے ان کی بات کریں، ٹرانسپورٹیشن کے سے وابستہ یا ٹریول کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہے، کس طرح کا مالی بحران وہ اس وقت فیس کر رہے ہیں؟ کیا بینکس کا جو انہوں نے قرضہ لیا ہوا ہوتا ہے اس کی جو EMIs واپس دینی ہوتی ہے اس حوالے سے مشکلات ہے، یا جو دکانیں کافی عرصے سے اب بند پڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ نقصان سہنا پڑ رہا ہے؟ خاص کر جو ہمارا چھوٹا بزنس مین ہے میرے خیال سے وہ زیادہ اس وقت پریشان ہے اس حوالے سے. اس کا جو بینک کا انٹرسٹ ہے وہ بھی دینا پڑتا ہے، اس کا وہ مالی بحران ہے، اس سے وہ پریشان ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے سیلز مین ہوتے ہیں جو اس وقت گھر پہ بیٹھے ہوئے میرے خیال سے پچھلے 2-2.5 مہینوں سے اس کو ان کو تنخواہ دینا پڑتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک پریشانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کو فیملی کا جو ایکسپینچر ہے منتھلی جو ہو رہا ہے بچوں کو یا گھر کو، اس مالی بحران سے وہ پریشان ہے. ہر ایک سائڈ سے وہ بیچارہ پریشان ہے. تبھی میں کہہ رہا ہوں یہ بڑا مالی بحران ہے اس وقت بزنس کمیونٹی کے حوالے سے. تو فاروق صاحب، پروگرام میں مزید آپ سے میں جاننا چاہوں گا، کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر ہم کہیں گے متاثر کون سا طبقہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوا ہے؟ سب سے بڑا میرے خیال سے ٹرانسپورٹ سیکٹر ہمارا بہت اثر انداز ہوا اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے. اور وہ لوگ ہوئے بیچارے جو دن کو کماتے ہیں شام کو کھاتے ہیں، وہ زیادہ اثر انداز ہے بیچارے. ان کے پاس کوئی اب میرے خیال سے کوئی جگہ نہیں ہے اس چیز کے لیے وہ یہ اب یہ برداشت کر سکتے ہیں یہ چیز ہڑتال یا لاک ڈاؤن. میرے خیال سے وہ سفر ہوئے، یہ دو طبقے ہمارے بہت سفر ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا شکارا والا ہے، ہمارا گوڈا والا ہے، وہ سفر ہوا بیچارہ. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا چھوٹا دکاندار ہے بیچارہ وہ سفر ہوا بیچارے، جس کے پاس کوئی میرے خیال سے کوئی بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے اس کے پاس، وہ سفر ہوا اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے. جی فاروق صاحب، چونکہ پروگرام میں اب وقت جو ہے ہمارے پاس بہت ہی کم بچا ہوا ہے، تو جاننا چاہوں گا آپ سے، اگرچہ ہم بات کریں لاک ڈاؤن کے حوالے سے پچھلے کئی روز سے اب دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو یہاں پر کووڈ-19 پازیٹیو کیسز جو ایک وقت میں ہزاروں کی تعداد میں سامنے آتے تھے، اب اس میں بہت زیادہ جو ہے کمی ہوئی ہے. بہت کم کیسز اب یہاں پر پازیٹیو کیسز کے حوالے سے سامنے آتے ہیں، جس کے تحت یہاں پر جو انتظامیہ ہے انہوں نے بھی لاک ڈاؤن میں نرمی دی ہے. اب ہفتے میں 4 دن جو ہے دکانیں کھلی رہا کریں گی. جو معلومات ہم تک پہنچے اس کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دکاندار جو ہے ہفتے میں 2 دن یہاں پر دکانیں وہ کھلی رکھ سکتا ہے، اور دوسرے 2 دن دوسرے دکاندار جو ہے وہ کھلی رکھ سکتے ہیں. کیا مطمئن ہیں آپ اس چیز سے جو یہ ریلیکسیشن دی گئی ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے؟ میرے خیال سے اتنے سیٹسفائی نہیں ہے یہاں کی بزنس کمیونٹی جو آڈ ایون طریقے سے سرکار نے اس انلاک کو کیا ہے. میرے خیال سے یہاں کی بزنس کمیونٹی سیٹسفائی نہیں ہے. اس کا بڑا ثبوت ہے جو ہم نے میٹنگ کی اس سے 1 دن پہلے ڈویژنل کمشنر صاحب کے ساتھ. ہم نے اس ٹائم بھی اس کو کہا کیونکہ 32,000 کیس ہے دہلی میں،
उसके बाद उन लोगों ने अनलॉक किया, आप देखा पूरा अनलॉक किया दिल्ली वालों ने। यहाँ पर खाली 5,000 केस थे, आप लोगों को भी पूरा अनलॉक करना चाहिए था यहाँ पर। हाँ ठीक है, उसके बाद जो SOPs है WHO के हवाले से, चाहे सोशल डिस्टेंस हो, मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, हम उस पर अमल करेंगे क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है, उस पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से बिज़नेस कम्युनिटी इतनी सेटिस्फाई नहीं है, ना हम लोग सेटिस्फाई है उस आर्डिमन तरीके से। फिर भी अगर यहाँ पर लॉकडाउन तो रखना है 3 दिन को, मगर सरकार को 4 दिन पूरा ओपन रखना चाहिए आर्डिमन तरीके से। सरकार को ये मार्केट ओपन नहीं रखना। इसमें बताया जाता है कि जो कोविड-19 के केसेस है उसमें इजाफा हो सकता है अगर ज़्यादा रश बाज़ारों में रहे। आप देखिए दिल्ली ने भी ये फैसला लिया, उन लोगों ने भी ये फैसला लिया, दिल्ली सरकार ने भी उन लोगों ने भी अनलॉक किया। यूपी 22,000 करोड़ की स्टेट है, 22 करोड़ की स्टेट है यूपी, उन लोगों ने अनलॉक के हवाले से फैसला लिया। अब हाँ, सरकार को तो रिस्क लेनी है क्योंकि जो हमारा माली खसारा है बहुत बड़ा खसारा है। आप देखें स्टेट का GDP कहाँ पहुँच गया, उसके मद्देनज़र रखते हुए सरकार को ये रिस्क लेनी है, मगर लोगों पे भी जिम्मेदारी बनती है, बिज़नेस कम्युनिटी पे भी ये जिम्मेदारी बनती है। अगर अनलॉक होगा यहाँ पर, मगर हमें उस तरीके से बाहर नहीं आना है जिस तरीके से फिर हमारे ऊपर ये कोविड-19 अटैक करेगा। हमें उसमें खास ख्याल रखना चाहिए, जिसको बाहर आने की ज़रूरत है वो बाहर आए, उसके साथ साथ जो SOPs है उसको हम फॉलो करेंगे। मेरे ख्याल से उसके अल्लाह के बाद भी हम इसको ब्रेक कर सकते हैं कोविड-19 की चेन को, अगर हम SOPs को फॉलो करेंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि जो लोग हैं वो कोऑपरेट करेंगे इस हवाले से? लोगों ने मेरे ख्याल से जो ये कोविड आया 2021 का, उसमें मेरे ख्याल से लोगों ने एहतियात पूरी तरीके से बरता है। मैक्सिमम लोग को इस वक्त मास्क लगा हुआ है, सोशल डिस्टेंस यहाँ पर लोग रख रहे हैं, सैनिटाइजर कर रहे हैं यहाँ पर लोग। बदकिस्मती की बात है किसी जगह मेरे ख्याल से ये चूक होती है, कोई लापरवाह लोग होते हैं वहाँ पर वो चूक होती है, मगर मैक्सिमम लोगों ने मेरे ख्याल से इस चीज़ पे अमल करने की ज़रूरत है। जी फारूक साहब, आखिर पे एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, क्या लगता है आपको जो लोगों की इक्तिसादी सूरत हाल इस वक्त है, काफ़ी ज़्यादा पीछे चले गए हैं इक्तिसादी तौर पर यहाँ के लोग, तो कितना वक्त लगेगा इससे बाहर निकलने के लिए? मेरे ख्याल से करीबन 5-6 साल कम से कम बाहर आएंगे हम इस मुसीबत से, इस बहरान से। कम 6-7 साल लगेंगे यहाँ के लोगों को इस चीज़ में बाहर आने के लिए, संभलने के लिए। मेरे ख्याल से 6-7 साल का अरसा ज़रूरत है यहाँ के लोगों को। फारूक साहब, आपने प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, ये थे फ़ारूक अहमद डार साहब, जिनसे हमने आज एक ख़ास मुलाकात प्रोग्राम में बात की। कोविड-19 से जो सूरत हाल अभी पूरी दुनिया के साथ साथ वादी कश्मीर की अगर हम अब बात करें, यहाँ पर क्या सूरत हाल इस वक्त ट्रेड के हवाले से है, इस पर हमने फ़ारूक अहमद डार साहब से बात की, जो कश्मीर इकनॉमिक्स अलायंस के को चेयरमैन हैं। इसके साथ इस खुसूसी नशरियात से मुझे और मेरे कैमरामैन निसार अहमद कोसगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका और हमारा निगहबान।